हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मार्क्सवाद और मार्क्सवाद में हमने प्रारंभ किया था अपना उसका सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में बहुत अधिक सिद्धांतों को दिया है उसने, जिसमें हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पढ़ रहे थे। तो हमने काफ़ी कुछ उसका हिस्सा पढ़ लिया था, लेकिन पुनः हम उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा कि कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम 5 उसके जो अवधारणा थी उसके 5 बिंदु हम लोग पढ़ चुके हैं। आज छठे से शुरू करेंगे, तो पुनः एक बार कनेक्ट करते हैं कि मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष क्या था। तो जैसा हमें ज्ञात है कि मार्क्स ने बताया कि विश्व में 2 ही वर्ग हैं, और वो वर्ग है पूंजीपति और श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग। कि इन 2 वर्गों में हमेशा से ही पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करता है, और इनके शोषण से क्या होता है, दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि दोनों ही वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि पूंजीपति श्रमिकों को कार्य न देंगे तो उनके फैक्ट्रियां और कल कारखाने बंद हो जाएंगे, जिन्हें ना वो स्वयं खरीद सकता है और ना ही श्रमिकों के बिना वो उन्हें बेच सकता है, ना ही उसका उत्पादन कर सकता है। यानी पूंजीपतियों को श्रमिकों को कार्य देना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी सहायता के बिना उनका कार्य चलना असफल हो जाता है। दूसरी ओर इन पर आश्रित वर्ग जो है श्रमजीवी वर्ग, जिसके पास श्रम को बेचने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वो श्रमजीवी वर्ग श्रम को बेचने से अधिक मुनाफा चाहता है। यदि उसे पूंजीपति कार्य न दे तो क्या होगा, उससे और उसके परिवार को बहुत सारी समस्याओं का, जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उनसे जूझना उसे पड़ेगा। तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर अधिक से अधिक लाभ पाना चाहता है, और श्रमिक वर्ग श्रम का अधिक से अधिक कीमत पाना चाहता है। तो दोनों में वैचारिक मतभेद होने की वजह से, सैद्धांतिक मतभेद होने की वजह से ये संघर्ष की बुनियाद चल पड़ती है। और इसी संघर्ष को, जिसमें दोनों विरोधी हितों, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों विरोधी हितों के कारण भिन्नता रखते हैं, और इन सी भिन्नता से संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया है कि 2 वर्गों में संघर्ष चलता रहता है। तो मार्क्स की इस अवधारणा को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके 5 बिंदु पढ़ चुके हैं कि क्या है सर्वहारा वर्ग, क्या है पूंजीपति वर्ग, किस रूप में इसका उदय हुआ है और किस रूप में ये कार्यरत है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बुर्जुआ समाज का उदय, जो इसकी अवधारणा से ही रिलेट करता है कि बुर्जुआ समाज का उदय कैसे हुआ। बुर्जुआ समाज का मतलब पूंजीपति वर्ग का उदय कैसे हुआ। तो मार्क्स का ऐसा मानना है कि जब सामंती व्यवस्था आ चुकी थी, तो सामंती व्यवस्था ने समाज की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने आप को असफल पाया, कि जहां जनता की जो मुख्य आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति वे नहीं कर पा रहे थे, जिसके दौरान कल कारखाना और उद्योग धंधों का उदय हो गया। कल कारखाने और उद्योग धंधों के उदय ने योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य विभाजन कर दिया, जिससे मंडियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लोगों की मांग बढ़ती चली गई, उत्पादकता में दुगना तिगना मुनाफा होने लगा, दुगना तुगना उनकी मांग बढ़ने लगी, और मांग के बढ़ने से मंडियां भी लगातार बढ़ती चली गई। और इन मंडियों की बढ़त ने समाज में क्या कर दिया, 2 स्पष्ट रूप से वर्ग स्थापित कर दिए। पहला वर्ग वो था जो साधन संपन्न था, जिसके पास उत्पादन के साधन थे, और कच्चा माल, कल कारखाने, मशीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें उनके आधिपत्य में थी।
और दूसरा वर्ग जो था श्रमिक वर्ग, जो केवल श्रम करके अपनी जीवन यापन करता था। तो इसलिए जब दोनों में संघर्ष बढ़ जाता है, बुर्जुआ वर्ग के उदय के साथ साथ जब संघर्ष में वृद्धि होती चली जाती है, तो मार्क्स का ऐसा मानना है कि अंततः इस संघर्ष का अंत क्या होगा, कि अंततः ऐसा एक समय आएगा, मार्क्स ने माना है कि उस समय राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज होगा, पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपतियों की संख्या कम है और श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। तो श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों पर धावा बोल देगा और इनके संघर्ष में पूंजीपतियों की हार होगी और श्रमजीवी वर्ग की विजय होगी। और श्रमजीवी वर्ग की विजय के बाद राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और यही राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज मार्क्स लेकर आना चाहता था कि एक समानता की बात हो, जब राज्यों में विभाजन ना हो। ये जो वर्ग संघर्ष है, जब दो वर्गों में संघर्ष है तो एक ही समान संघर्ष, एक ही वर्ग रहेगा तो उसमें भी सहयोग रहेगा, उसमें संघर्ष की गुंजाइश होगी ही नहीं। तो ऐसा मार्क्स का मानना था। तो वो चाहता था कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो राज्य विहीन हो, क्योंकि राज्य हमें तोड़ते हैं, तो हमें अलग अलग विभाजित करके हमें अलग होने का एहसास दिलाते हैं। तो ऐसा राज्य विहीन समाज न हो और ना ही और वर्ग विहीन समाज हो, तो राज्य विहीन हो और वर्ग विहीन भी हो कि समाज में दो वर्ग हो ही ना, केवल एक ही वर्ग होगा। तो ऐसा समाज की कल्पना या ऐसे समाज की भविष्यवाणी मार्क्स करता है। तो इसी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में हमने यही पढ़ा है। मार्क्स के शब्दों में यदि हम इसको पढ़ते हैं तो मार्क्स का मानना है कि इतिहास के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या में मार्क्स ने सामंती व्यवस्था का वर्णन किया है और लिखा है कि जब लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समाज असफल रहा तो कल कारखानों का विकास हुआ, मांगें बढ़ती गई और मंडियों का विकास होता गया। विद्युत, भाप और यंत्रों ने औद्योगिक उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए और हस्त निर्मित कार्यों का स्थान उद्योगों ने ले लिया। औद्योगिक मध्यम वर्ग का औद्योगिक करोड़पतियों ने स्थान ले लिया। फैक्ट्री व्यवस्था ने समाज को दो भागों में विभक्त कर दिया, पूंजीपति और श्रमजीवी। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक बन गए और पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होने के कारण श्रमजीवी वर्ग का ये पूंजीपति शोषण करने लगे। अधिक से अधिक मुनाफा पाकर पूंजीपतियों के रूप में ये उदित हो गए और पूंजीपति लगातार पूंजीपति ही बनते चले जा रहे थे और श्रमिक वर्ग जस की तस स्थिति में था। वो कल भी गरीब था और वर्तमान में भी गरीब ही रह गया। तो ऐसी स्थिति का वर्णन मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में किया है। अगला है वर्ग संघर्ष का सरलीकरण, कि जैसा मार्क्स ने बताया कि दोनों वर्गों में संघर्ष लगातार चला आ रहा था, तो उस संघर्ष का अंत क्या होगा, कि कैसा समाज जिसका उदय अभी हुआ है, कि बुर्जुआ समाज का जो उदय हुआ है, उस उदय ने शोषण और शोषित की स्थिति को स्पष्ट रूप से कर दिया। उसके बाद की अवस्था जो वर्ग संघर्ष हुआ, तो वर्ग संघर्ष में क्या परिणाम निकलते हैं, मार्क्स के शब्दों में हम पढ़ते हैं। तो बुर्जुआ व्यवस्था ने वर्ग संघर्ष को सरल बनाकर समाज को दो स्पष्ट भागों में वर्गीकृत कर दिया। दोनों वर्गों के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय और बुर्जुआ वर्ग का अंत होगा, ऐसी अवश्यम भावना मार्क्स ने व्यक्त की है, जिसके बाद राज्य विहीन, वर्ग विहीन की समाज की स्थापना होगी। ये मार्क्स ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है।
तो मार्क्स के सिद्धांत की जो विवेचना हमने की है वो यहाँ पर इन 7 पॉइंटों के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। अब ये सिद्धांत यहाँ पूर्ण होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में हमने पहले भी इस बात को समझा है कि आलोचनाओं के बिना उस प्रश्न को अधूरा माना जाता है। तो इस सिद्धांत की भी भरपूर आलोचना हुई। यूँ तो मार्क्स ने बेहद अच्छा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वास्तव में ये देखा जाता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, लेकिन वो शोषण, उसका जो सिद्धांत उसने वर्णन किया है, उसकी आलोचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जिस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को सही माना गया था, उस सिद्धांत में कहीं ना कहीं चूक कर बैठा है मार्क्स। तो वो कौन कौन सी भूलें थी जो उसकी आलोचनाओं का कारण बनी। तो पहली आलोचना है, समाज में केवल 2 वर्ग ही नहीं, कि जैसा हमें ज्ञात है कि समाज में मार्क्स ने बताया कि 2 ही वर्ग हैं, पहला पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो ये कहना उचित नहीं है मार्क्स का कि समाज में 2 वर्ग नहीं बल्कि 3 वर्ग हैं। पहला वो वर्ग है जो अत्यधिक पूंजीपति है, दूसरा वो वर्ग है जो बिल्कुल निम्न है, जो अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझना पड़ता है उसे, वो बिल्कुल निम्न आर्थिक वर्ग है। और इस दोनों के बीच का एक वर्ग है, वो मध्यम वर्ग है, जिसे मार्क्स भुला बैठा है कि समाज में यदि हम प्रतिशतता के हिसाब से देखते हैं, जो 25% पूंजीपति की श्रेणी में आते हैं, 25% निम्न आर्थिक स्थिति वाले आते हैं, तो जो बीच के 50% बचते हैं वो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। तो मार्क्स यहाँ भूल कर बैठता है और समाज में केवल 2 ही वर्गों का वो वर्णन करता है। तो समाज में 2 नहीं वरन 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये आलोचनाओं का कारण बना कि मार्क्स मध्यम वर्ग को, जो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को वो भूल बैठता है। तो मार्क्स ने जब बताया कि इस आंदोलन में जो उसने वर्ग संघर्ष के अंदर बताया, तो यहाँ पर वो गलती कर बैठता है कि समाज में 2 ही वर्ग हैं। दूसरी आलोचना है, सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित। जैसा मार्क्स ने बताया है कि वर्ग संघर्ष लगातार पूंजीपतियों में और श्रमजीवियों में चलता रहता है। तो इसका ये कहना है कि हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो क्या ये संघर्ष हमेशा चलता रहा है? इतिहास गवाह है कि ऐसे संघर्ष चले हैं, होता रहा है, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होता रहा है। उसके बावजूद भी उनके सहयोग की कहानियाँ भी ढेरों हैं कि जब जब पूंजीपतियों के ऊपर कभी समस्या आई है और फैक्ट्रियां बंद होने तक की नौबत आ गई है, तो उस फैक्ट्री के अंदर जो श्रमिक थे उन्होंने यथाशक्ति सहयोग देकर उन फैक्ट्रियों को, उन कल कारखानों को पुनः चलाने में पूंजीपतियों की मदद दी है। कभी बिना धन के कार्य किया है, बिना सैलरी के कार्य करते हैं, या फिर उनकी जमा पूंजी में से वो जो भी अंशदान दे सकते थे वो उस समय देते हैं। ऐसे कई सारी मूवीज़ में भी हम लोग देख सकते हैं और कई सारे उदाहरण भी हम लोग आसपास देखें तो नज़र हमको आते हैं। तो सामाजिक जीवन की बुनियाद सहयोग है, संघर्ष नहीं। तो मार्क्स का ये कहना कि हमेशा ही दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है, ऐसा कदापि नहीं है। कि ये संघर्ष चलता रहता है, इसके कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाज में जो जीवन जी रहे हैं वो निश्चित रूप में उस सामाजिक जीवन में संघर्ष से ज़्यादा सहयोग दिखाई देता है, और ये सहयोग ही सामाजिक जीवन की बुनियाद है। इस चीज़ को मार्क्स भुला बैठता है और सिर्फ संघर्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। तीसरी आलोचना है मध्यम वर्ग की उपेक्षा, कि जैसा हमें ज्ञात है कि समाज में 2 नहीं वरन 3 वर्ग हैं, जिसमें
बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, टेक्नीशियंस हैं, बैंक कर्मी हैं, ये जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग में अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम वर्ग के ही होते हैं। तो इस मध्यम वर्ग की पूर्ण रूप से मार्क्स ने उपेक्षा की है कि जो इन चीज़ों की वजह से, जिनकी वजह से समाज में बदलाव देखा जा सकता है, जिन लोगों की वजह से समाज में उन्नति देखी जा सकती है, तो मार्क्स इतने गहन अध्ययन करने के बाद इन बुद्धिजीवियों की भूमिका को कैसे भुला बैठा, तो ये उसकी आलोचना का मुख्य कारण बनता है कि बुद्धिजीवी वर्ग की जो मध्यम वर्ग में निवास करते हैं उसकी पूर्ण रूप से मार्क्स ने उपेक्षा की है। अगली आलोचना है इतिहास केवल आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी नहीं है। कि समाज में जैसा कि मार्क्स ने बताया कि इतिहास भरा पड़ा है, वो कहता है न राजा रानियों की कहानी है, न राजा के युद्धों की कहानी है, बल्कि वर्ग संघर्ष विश्व के दो वर्गों की कहानी है जो शोषण और शोषित के रूप में मौजूद रहते हैं। हमेशा से ही विश्व के हर स्थान पर शोषक और शोषित रहते हैं। ये परिकल्पना बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इतिहास को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर केवल आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी वो नहीं कहता, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं जो अर्थ से संबंधित ना हो, वो इतिहास के अंदर देखी गई है। जैसे हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान है, धार्मिक है, सांस्कृतिक इच्छाएं हैं, ये इतिहास के कई सारे पहलू होते हैं। इतिहास कभी जुनून है तो कभी चुनौती है, और कभी जुनून, कभी चुनौती और कभी सेक्रीफाइस का भी परिणाम इतिहास में देखा जा सकता है। तो इतिहास भरा पड़ा है, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हम देख सकते हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। यदि हम पन्नाधाय की बात करते हैं कि पन्नाधाय जो थी, उन्होंने जो दिया था अपने बेटे का जो त्याग किया था, वो किसके लिए दिया था, उसमें कहीं अर्थव्यवस्था नहीं थी। यदि हम मीरा के प्रेम की बात करते हैं तो उसमें कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। यदि हम बात करते हैं पद्मावत की या पद्मिनी के जौहर की, तो उसमें भी कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, आर्थिक तत्व नहीं था। तो इतिहास ऐसे बहुत सारी घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि इतिहास केवल आर्थिक वर्गों का ही संघर्ष नहीं है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और मानवीय घटनाओं का अत्यधिक समावेश होता है, जिसे मार्क्स कहीं ना कहीं भुला बैठा था। अगली आलोचना है राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा। कि जैसा हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई राष्ट्र मिलकर, एकजुट होकर, संगठित होकर, एक दृढ़ संकल्पित होकर यदि वो कोई कार्य करता है, तो उस राष्ट्रीय तत्व की भी मार्क्स ने कहीं ना कहीं उपेक्षा की है। इसका अर्थ ये है कि वो केवल अर्थव्यवस्था को ही मुख्य आधार मानकर राष्ट्रीय तत्वों को भुला बैठा है। जैसे हम महाराणा प्रताप की बात कर सकते हैं, हम अकबर की बात कर सकते हैं, हम सम्राट अशोक की बात कर सकते हैं, हम झांसी की रानी का नेतृत्व की बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो तत्व थे वो राष्ट्रीय तत्वों से परिपूर्ण थे, और इन राष्ट्रीय तत्वों की मार्क्स ने कहीं ना कहीं उपेक्षा की है, और इसी उपेक्षा के कारण वो आलोचनाओं का पात्र बना है। तो ये जो हमने आज मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें उसकी मुख्य अवधारणाओं की कुछ पॉइंट और जो उसकी आलोचनाओं को हमने 5 पॉइंटों के माध्यम से पढ़ा, तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष की जो कहानी है उसे हम स्पष्ट रूप से व्याख्या उसकी हम कर चुके हैं, अवधारणा को पूर्ण रूप से हम समझ चुके हैं।